हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, ओपैम के बारे में। ओके, तो ओपैम को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। तो ओपैम के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, उसके बाद उसके जो मेन पॉइंट्स है जो आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओपैम होता क्या है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ओपैम एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हमारी जो सर्किट डिज़ाइनिंग होती है वो काफ़ी इजी हो जाती है, काफ़ी सिंपल हो जाती है। देखो, हमारा जो फ़ोन होता है उसका भी एक सर्किट होता है। अगर हम कंप्यूटर की बात कर लें, उसका भी एक सर्किट होता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट करें तो उसका भी कोई ना कोई सर्किट होता है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर हम इन सब को एक एक नाम दे दें, सपोज कंप्यूटर एक हमारा प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर भी कई ओपैम्प्स है। हमारी कम्युनिकेशन के सिस्टम की बात करें, हम किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी मशीनरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारा सर्किट इतना ईजी हो जाता है? ओपैम्प यूज़ नहीं करते तो हम क्या करेंगे? बीजेटी, ट्रांजिस्टर, हमारे रेजिस्टर, कैपेसिटर इतने सारे हो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे कि हमें समझ में ही नहीं आएगा ये सर्किट डायग्राम क्या है। हमने ये वायर यहाँ जोड़ी थी, कौन सी कहाँ जोड़ी थी, ये कहाँ की वायर कहाँ गई है। ये सर्किट जो होता है हमारा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। जिसने उसे बनाया है ओके, वो उसमें प्रोफेशनल है, वो तो उसे आसानी से समझ सकता है। अगर आप जैसे स्टूडेंट्स या कोई भी दूसरा इंसान उस सर्किट को समझना चाहे तो उसके लिए वो समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, उस सर्किट डायग्राम को समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? हमारे सर्किट को सिंपल करते हैं। राइट, हम क्या चाहते हैं? हमारे सर्किट में कम कनेक्शन हो, थोड़े बहुत कनेक्शन करके ही हमें हमारा आउटपुट मिल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? सर्किट को छोटा छोटा बनाने का ट्राई करते हैं। अगर आपने कभी सर्च किया होगा कि फर्स्ट कंप्यूटर कैसे दिखता है, तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट कंप्यूटर कितना बड़ा होता था। आपको पता चलेगा कि हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो एक रूम के बराबर था, आई गेस उससे भी बड़ा। इतना बड़ा हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था। वो इतना बड़ा क्यों था? क्योंकि उसकी सर्किट डायग्राम इतनी बड़ी थी। उसके कनेक्शन कितने सारे होंगे। अगर उस टाइम आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा तो आपको कितना बड़ा कंप्यूटर के लिए एक रूम खरीदनी होंगी, उस कंप्यूटर को बनने के लिए कितना टाइम लगता होगा। हमारा जो ओपैम्प है वो सर्किट डायग्राम को सिंपल कर देता है। हमारे कंप्यूटर में भी ओपैम्प होता है। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट की हम जब बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ वर्जन ऑफ ओपैम्प। ये ओपैम्प का ही एक वर्जन है। जो हमारा मोबाइल होता है उसमें एक आईसी होती है। हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, आज के देखो कंप्यूटर्स, टैब, ये सब इतने जल्दी जल्दी बन जाते हैं, इतना सारा उनके पास स्टॉक होता है। ये सब किसके वजह से हो रहा है? आज जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो जो इतने छोटे छोटे हैं, उसकी वजह से ये सब काम कितना फास्ट हो सकता है। हम हमारा कंप्यूटर उठा के कहीं भी रख सकते हैं, हम हमारा लैपटॉप कहीं भी ले आ जा सकते हैं। ये किस वजह से हो रहा है? आईसीज की वजह से। और आईसी इज अ वर्जन ऑफ ओपैम्प। वो ओपैम्प का वर्जन है। आप समझ सकते हैं ओपैम्प हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ओपैम्प का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डायरेक्टली आप अगर ओपैम्प के पॉइंट पे आ जाओगे तो आपको शायद बुक में देख के ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, को समझ में नहीं आए कि ये ऐसा क्यों है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। क्या आपको ये एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कंपेयर करके बताऊंगी तो आपको ये याद रह जाएगा। तो इसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। ओपैम्प लो वोल्टेज पर वर्क करता है। देखो, ये इसकी एक खासियत है, ये कम वोल्टेज पे भी वर्क कर देता है। हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। देखो, इसकी कॉस्ट भी क्या है? लो है। ये कंपोनेंट साइज में भी क्या है? छोटा सा है। आप देखोगे ओपैम्प इतना छोटा सा होता है, डिपेंडेंट है, वर्सेटाइल है, फ्लेक्सिबल वर्किंग है। हमारे ओपैम्प का वर्किंग कैसा है? फ्लेक्सिबल है, वर्सेटाइल है और डिपेंडिंग है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है ओपैम्प? मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया,
पर आपको कैसे याद रखना है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, कंट्रोलिंग के लिए। और कंप्यूटर्स में होता ही है, हमारे जो पावर सोर्सेस होते हैं, सिग्नल सोर्सेस होते हैं, उसमें भी ये यूज किया जाता है। डिस्प्ले होते हैं उसमें यूज किया जाता है, मेजरिंग सिस्टम्स में ये यूज किया जाता है। ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें ज़्यादा तो ऑप एम्प होता ही है, क्योंकि सर्किट को काफ़ी सिंपल बना देता है। अब हम ऑप एम्प के बारे में और जानेंगे, अच्छे से इसके पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। ओके, तो ऑप एम्प के सबसे पहले इसका सिंबल देख लेते हैं, उसके सिंबल को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। देखो इसके सिंबल में क्या है, 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है और 2 सप्लाई वोल्टेजेस है। क्या याद रखना है, 2 इनपुट, 2 सप्लाई वोल्टेज और 1 आउटपुट। तो सबसे पहले इनपुट की बात कर लेते हैं। एक इन्वर्टिंग इनपुट का टर्मिनल है। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई वेवफॉर्म भेज देते हैं, हमारी वेवफॉर्म में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और निगेटिव हाफ साइकिल होती है, और दोनों, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों की मिलके एक वेवफॉर्म बनती है। इसकी रेंज क्या होती है, 2 पाई होती है, 360 डिग्री की वो होती है, 0 से लेके 360 तक। 0 to पाई की एक साइकिल होंगी, हाफ साइकिल, और पाई टू 2 पाई की एक हाफ साइकिल होंगी। ओके, तो ये क्या करता है, ये जो भी वेवफॉर्म है इसे उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। इसे हम और अच्छे से आगे जानेंगे, पर आप यहाँ पे समझो, जब भी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की बात आएगी, इसमें क्या होगा, इन्वर्टिंग क्या करेगा, वेवफॉर्म है उसे इन्वर्ट कर देगा और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, उल्टा आउटपुट मिलेगा। और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में हमें क्या मिलेगा, हमारा जो सिग्नल है वो क्या होगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, पर वो सिग्नल इन्वर्ट नहीं होगा, जैसे आया था वैसा चला जाएगा, पर क्या होके, एम्पलीफाई होके चला जाएगा। देखो पहले इसमें क्या हुआ था, इन्वर्टिंग जो भी था वो क्या हुआ, एम्पलीफाई हुआ, और उसका जो भी वेवफॉर्म था वो क्या हुआ, उल्टा हो गया, और फिर वो हमें क्या मिला, आउटपुट मिल गया। उल्टा वेवफॉर्म एम्पलीफाई हुआ। जैसे इससे पहले हमने एम्पलीफायर की बात की थी, हमने क्या किया था, मॉसफेट एज एम्पलीफायर ऐसे बात की थी। देखो ये क्या करता है, हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई के लिए मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एम्पलीफाई होता क्या है। देखो हम क्या करते हैं, हम एफएम रेडियो सुनते हैं। ओके, हम चाहते हैं कि 91.1 जो भी स्टेशन है एफएम का वो लगे। एफएम ओपन किया, सपोज 91.1 पे कोई गाना सुनाई दे रहा है, कि गाना चल रहा है। सपोज मैं अभी 90.8 पे हूँ, तो मुझे क्या आएगा, बहुत सारा डिस्टर्बेंस सुनाई देगा, और वहाँ पे मुझे वो जो भी गाना है वो धीमे से एकदम बारीक उसका आवाज़ आएगा मुझे। ओके, अच्छे से आवाज़ नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं उसे बढ़ाती जाऊंगी, मैंने अब क्या किया, मैंने उसे 91 पे ला दिया। हमारा एफएम का स्टेशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 91.1 है। अभी मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, 91 है। ये मुझे और अच्छे से सुनाई देगा, पर थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आए। जब मैं एग्जैक्ट 91.1 पे पहुंचूंगी, तब मुझे आवाज़ क्लियर आने लगेगा। वो जो भी गाना बज रहा है मुझे वो अच्छे से सुनाई देगा। ऐसे ही एम्पलीफिकेशन का होता है। हम क्या कर रहे थे, हम जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे उसकी, क्या हो रहा था, हमें आवाज़ क्या बहुत अच्छा सुनाई दे रहा था, थोड़ा थोड़ा करके अच्छा, और डिस्टर्बेंस कम कम होते जा रहा था। हमें क्या लगता है, हमारा सिग्नल अच्छा नहीं है, हमें इससे ज़्यादा आउटपुट चाहिए, इसमें डिले हो रहा है, टाइम डिले हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है। सपोज मेरा सिग्नल मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, उसे एक एम्पलीफायर को दे दूँगी। ऑप एम्प क्या करेगा, उस सिग्नल को और अच्छा करेगा और मुझे अच्छा सा आउटपुट दे दे, और मेरा सिग्नल एकदम अच्छा मुझे मिल जाएगा, एम्पलीफाई हुआ। ये हमारा काम है एम्पलीफायर। मैंने इसे सिर्फ एफएम के एग्जाम्पल से आपको समझाया, क्यों, तो आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आए। ओके, हमने इनपुट्स की बात कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई की। यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव सप्लाई होता है और एक निगेटिव वोल्टेज सप्लाई होता है। जो पॉजिटिव सप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं, VCC कहते हैं, और जो निगेटिव सप्लाई होता है उसे हम कहते हैं VEE। जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, एम्पलीफाई हुआ, अच्छा सा आउटपुट मिलता है। अगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वेवफॉर्म इन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँगी इनपुट को, और मुझे मेरा आउटपुट सिर्फ एम्पलीफाई हुआ मिल जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी वेवफॉर्म इन्वर्ट हो जाए, ओके, उल्टी दिखने लगे मुझे, ओके, तो मैं क्या करूँगी, इन्वर्टिंग जो भी टर्मिनल है
उसे उससे कनेक्ट कर दूंगी और मुझे मेरा सिग्नल एम्पलीफाई हुआ इन्वर्टिंग सिग्नल मुझे मिल जाएगा। तो ये क्या था, इससे हमने पूरा का पूरा जो हमारा ओप एम्प था उसे अच्छे से जान लिया। ओके, इसके सिंबल को तो हमने जान लिया। बीच में क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल को हम ओप एम्प कहते हैं और उसके 5 टर्मिनल्स होते हैं, 2 इनपुट वाले, 2 सप्लाई वाले और 1 आउटपुट वाला। हम अगर हमारे आइडियल ओप एम्प की बात करें, हमारे क्या होते हैं, 2 इनपुट सिग्नल होते हैं। आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, वो जो 2 इनपुट है उनका डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देता है। ओके, जैसे हम मैथमेटिक्स में सब्सट्रैक्शन करते हैं, हम 10 में से अगर 8 को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। इसमें भी क्या होगा, मैं चाहती हूँ मेरे V1 और V2 में का जो भी डिफरेंस है वो क्या हो जाए, एम्पलीफाई होके मुझे अच्छा सा उसका आउटपुट मिल जाए। तो मैं क्या करूँगी, 2 इनपुट दे दूँगी और देखूँगी कि मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, कितना अच्छा मिल रहा है। तो ये हुआ हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और इसे ही हम क्या कहते हैं, आइडियल ओप एम्प भी कहते हैं और डिफरेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, हम 2 वोल्टेजेस दे रहे हैं, V1 और V2, और ये 2 क्या है, हमारे इनपुट है V1 और V2, और हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, V0 है, मतलब VOA मतलब V आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल है हमारा। तो हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जो भी हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, हमारे इनपुट के डिफरेंस से वो प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या आ जाएगा, V0 इज प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होती है उसे जाने के लिए, उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई तो भी कांस्टेंट वहाँ पे के लिए, तो वो कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे AD करके कांस्टेंट होता है, और जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल गेन। वो क्या है, AD क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल गेन, जिसे हम AD से डिनोट करते हैं। जो 2 सिग्नल होते हैं उसका डिफरेंशियल आउटपुट हमें मिलता है, किसकी वजह से, उस गेन के कारण मिलता है। तो इसके कुछ और फॉर्मूलेज आते हैं। तो जो हमारा V1 माइनस V2 इनपुट है उसे हम VD भी कहते हैं, डिफरेंस वोल्टेज भी कहते हैं। इसके कारण हमारा आउटपुट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V0 इज इक्वल्स टू AD इंटू VD आ जाएगा। अगर हम गेन का फॉर्मूला निकालना चाहे तो वो क्या आ जाएगा, V0 डिवाइडेड बाई VD। हमने क्या किया, सिर्फ जो मल्टीप्लाई में था उसे डिवाइड कर दिया, और VD मतलब क्या होता है, V1 माइनस V2 ही होता है। ये जो भी गेन होता है इसे हम एक्सप्रेस करते हैं डेसीबल में। ये हमेशा याद रखो, गेन इज एक्सप्रेस इन डेसीबल। ये आपको पूछा जा सकता है आपके MCQ एग्जाम में। तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला AD इज इक्वल्स टू 20 log टू द बेस 10 AD इन dB। ओके, इसका सिंबल क्या होता है, डेसिबल का स्मॉल d कैपिटल B। ये हुआ हमारा डिफरेंशियल गेन AD, कॉमन मोड गेन AC। तो वो AC क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे जो इनपुट वोल्टेजेस है वो क्या है, सेम है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे, आइडियल एम्पलीफायर में, आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर में डिफरेंस ले रहे। अगर जो V है, हमारे जो दोनों इनपुट है, अगर वो दोनों सेम हुए तो ये कंडीशन कैसे हुई, 2 माइनस 2, वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, इसकी वजह से 0 आ जाएगा। प्रैक्टिकली जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो सिर्फ इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो एवरेज कॉमन लेवल जो इनपुट की होती है, 2 इनपुट की, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एवरेज मतलब क्या होता है, अगर सपोज हम किसी चीज़ का एवरेज निकालना चाहते हैं, तो सपोज जैसे मेरे पास 2 नंबर्स है 100 200, मैं इसका एवरेज निकालना चाहूँगी तो मैं कैसे निकालूंगी, 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगी। वैसे ही यहाँ पे होगा, और जो भी 2 मेरे वोल्टेज है उन दोनों के एडिशन कर दूंगी, डिवाइड बाई 2 कर दूंगी, और वो हमारा क्या होगा, VC होगा, कॉमन मोड सिग्नल, जिसे हम डिनोट करेंगे VC से। यहाँ पे क्या बताया गया है, ओवरऑल हम और एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमारा जो भी वोल्टेज है सिग्नल का वो दोनों सेम ही है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 2 माइनस 2 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट 0 हुआ।
पर ऐसा होता है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकली हमारा जो आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, वो और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है जो है एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल्स। ओके, हमारा जो भी इनपुट्स का एवरेज होता है उस पर वो डिपेंड करता है, और उसे हमने VC करके बोला है कि कॉमन मोड सिग्नल VC, और वो क्या आता है हमारा V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2 आता है। अगर यहाँ पे गेन निकालने की बात करें हम, वो कैसे आएगा? V0 = AC × VC। ओके, जैसे हमने इसके पहले देखा था, V0 = क्या आ रहा था? AD × VD आ रहा था। VD क्या था हमारा? लास्ट डिफरेंशियल गेन में V1 - V2 था। पर यहाँ पे क्या है? कॉमन मोड गेन है। यहाँ पे हमारा VC है, यहाँ पे C आ रहा है, कॉमन मोड है, C से इंडिकेट कर रहे, तो VC आ रहा है, तो हम हमारा गेन को भी कैसे नाम दे देंगे? AC करके नाम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो VC है वो कितनी वैल्यू है उसकी? V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पे AC क्या है हमारा? कॉमन मोड गेन है। तो मैंने क्या कहा था, वो दो चीज़ों के फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो भी कॉमन मोड गेन है और हमारा डिफरेंशियल गेन है, उन दोनों की एडिशन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो गेन थे, दोनों के जो वोल्टेज के फॉर्मूले थे भी आउटपुट के, उन दोनों की एडिशन कर देंगे। देखो मैंने एडिशन कर दी है, V0 = AD VD + AC VC। ये क्या है? टोटल आउटपुट ऑफ एनी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे जब भी आइडियल ऑप एम्प की बात होती है, एक बात आपको याद रखनी है, जो भी हमारा डिफरेंशियल गेन होता है वो क्या होता है? AD क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, और जो भी हमारा कॉमन मोड गेन होता है AC, वो क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? 0 आउटपुट मिलता है, मतलब यहाँ पे V1 = क्या है? V2 है। इस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में क्या होता है? V1 = V2 करके लेते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया, कॉमन मोड गेन क्या होता है और डिफरेंशियल गेन क्या होता है। उसके बाद हम और एक चीज़ की बात करेंगे, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR। ओके, तो ये क्या होता है? इसे रो से डिनोट करते हैं हम। CMRR = जो भी हमारा डिफरेंशियल गेन होता है डिवाइडेड बाय हमारा कॉमन मोड गेन। तो देखो आइडियल कंडीशन में हमने क्या बोला था, हमारा AD क्या है होता है? इन्फिनिटी होता है, और AC क्या होता है हमारा? 0 होता है। तो इन्फिनिटी बाय 0 मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होगी, राइट, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, राइट। ये डिवाइड बाय क्या होता है? 0, मतलब क्या होता है? 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, और समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या आता है? इन्फिनिटी। अगर हम आइडियल ऑप एम्प की बात करें तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, आइडियल वैल्यू क्या है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की इन्फिनाइट होती है। ये CMRR मतलब क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी जो रिजेक्ट करती है, किसी कॉमन मोड रेशियो को रिजेक्ट करती है। यह एबिलिटी किसकी होती है? हमारे ऑप एम्प की होती है, और आइडियल ऑप एम्प के लिए CMRR कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। और अगर हम CMRR के dB में एक्सप्रेस करना चाहे, dB मतलब क्या? डेसीबेल में, तो वो क्या आता है? 20 log AD डिवाइडेड बाय AC dB। भी डेसीबेल की बात होंगी तो वहाँ पे क्या आएगा? 20 log करके एक टर्म आ जाएंगी। ओके, डेसीबेल के वहाँ पे, ये आपको याद रखना है। हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम कैसे, देखो यहाँ पे भी क्या है? 2 इनपुट है, तो यहाँ पे कितनी स्टेजेस होती है? 4 स्टेजेस होती। इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, बफर और लेवल शिफ्टिंग स्टेज, और आउटपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज का क्या होता है? हाई इम्पीडेंस होता है। क्यों? तो हमें क्या करना है? हमें अवॉइड करना है, लोडिंग ऑफ द सोर्सेस को अवॉइड करने के लिए होता है। याद रखो आप सिर्फ कि हाई इम्पीडेंस करके होता है। ओके, आप बेसिक लेवल पे ऑप एम्प को देख रहे हैं, आपके लिए जितना ज़रूरी है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये इसका जो इनपुट स्टेज होता है उसमें क्या होता है? हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? 2 टर्मिनल चाहिए होते हैं, और बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर चाहिए होता है एज ए इनपुट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है? ड्यूअल इनपुट भी होता है, और ये क्या होता है? अनबैलेंस होता है। जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है उसमें जो भी हमारा ओवरऑल गेन होता है वो काफ़ी हाई होता है।
ओके, आपको याद रखना है कि जो भी ओवरऑल गेन होता है वो काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करें लेवल शिफ्टिंग लेवल की। बेसिकली इस लेवल में क्या होता है, लेवल शिफ्टर का काम होता है जिसमें जो भी हमारे डीसी होता है, डीसी लेवल होती है, उसे डाउन, उसे नीचे पुश किया जाता है, ओके, टू ग्राउंड पोटेंशियल। ओके, जब हम लेवल शिफ्टर का यूज़ नहीं करते तब हमारा जो भी टर्मिनल होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, आउटपुट से कनेक्ट होता है, और हमें क्या मिलता है, हमारा आउटपुट मिलता है। जो भी हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, एम्पलीफाई हुआ अच्छा वाला आउटपुट होता है। यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट की जो भी स्टेज होती है वहाँ पे क्या होता है, लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है। हमारा जो भी इम्पीडेंस होता है वो लो होता है। कहाँ पे, आउटपुट पे। इनपुट में क्या होता है, हाई इम्पीडेंस होता है। आउटपुट में क्या होता है, लो इम्पीडेंस होता है। लार्ज एसी वोल्टेज स्विंग होती है, क्योंकि यहाँ पे हाई करंट सोर्सिंग, सिंकिंग कैपेबिलिटी जैसी चीजें भी होती है। ओके, ये सब वर्ड्स आप याद रखो, ज्यादा कुछ मत रखो। ओके, जो भी हमारा करंट होता है उसकी सप्लाई की कैपेबिलिटी को क्या होता है, इंक्रीज कर देता है। इस लास्ट स्टेज में ये सब होता है। ओप एम्प का इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है वो देख लेते हैं। ओप एम्प को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीफायर है, देखो ओप एम्प है हमारे डायग्राम में, जहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका सिग्नल क्या हो, इन्वर्ट हो, मतलब जो भी हमें आउटपुट वेवफॉर्म में हम चाहते हैं कि वो अपोजिट मिले, जैसे पहले दिखती थी उसके अपोजिट दिखे, ऐसा हम चाहते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन्वर्टिंग सिग्नल को हमारा इनपुट दे देते हैं, और जो भी हमारा नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल था उसे हम क्या कर देते, ग्राउंड कर देते। क्यों, तो हम उसे यूज नहीं कर रहे, अभी हमें क्या चाहिए, इन्वर्टिंग चाहिए, इस वजह से उसे हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट और इनपुट के बीच में एक रेजिस्टर लगा देते हैं फीडबैक के लिए। ओके, किसके लिए लगा देते हैं, फीडबैक के लिए रेजिस्टर लगा देते हैं, और हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है हमारा V0 करके। ओके, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V = I। अगर इससे हम करंट को निकालना चाहे तो करंट क्या आएगा हमारा, I = V/R। और यहाँ पे अगर हम इनपुट करंट की बात करें तो वो कैसे आएगा, I = V/, और इनपुट का रेजिस्टेंस क्या है हमारा, R1 है, यहाँ पे R1 लिख लेंगे। ओके, I क्या होता है हमारा, V/R होता है, राइट। वैसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। और अगर हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनपुट है और आउटपुट है, उसका क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा जो भी फीडबैक रेजिस्टर है वो ले लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, I = VA। ये क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट है, माइनस हमारा जो भी आउटपुट है V0, तो ये आता है। और यहाँ पे हम कंसिडर क्या करते हैं, हमारा VA 0 है, तो इस कंडीशन में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज है VA, उसे वो नोड पे है तो उसे हम कंसिडर कर रहे हैं 0। हमारे फॉर्मूले निकाल लिए हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री हमारे फेज को शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ पे गेन क्या आता है, विथ फीडबैक AV = आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। जो भी हमारा गेन होता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। इसलिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, -RF/R1 आ जाता है। ओके, इसे आपको याद रखना है, और इसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करेंगे, जो इसके एग्जैक्ट अपोजिट होगा। आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, इनपुट होता है वो क्या होता है, VA = VB = Vin। तो इस वजह से इसकी डायग्राम ऐसी दिखाई गई है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट ले रहे हैं कंसिडरेशन में, कि हमारा जो भी नोड B है और नोड A है। देखो, नोड मतलब क्या होता है, देखो वहाँ पे आपको एक ही जगह दिख रहा होगा कि ऐसे एक डॉट करके है और उसके ऊपर एक करके है। ओके, वहाँ पे ऐसे डॉट दिखेगा आपको कनेक्शन के वहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं नोड। जो भी हमारा नोड पॉइंट है वो क्या होता है, A और B का क्या होता है, वहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इस वजह से हम इनपुट को क्या करते हैं, VA = VB = सब सेम है ऐसा कंसिडर करते हैं। इसकी वजह से हमारे फॉर्मूलाज में क्या आता है, हमारा करंट क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है।
जो भाई आउटपुट का होता है वो पहले आता है माइनस इनपुट का आता है। पहले पिछली कंडीशन में जो भी इन्वर्टिंग की थी उसमें हमने क्या किया था, इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय फीडबैक रेजिस्टर किया था। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज करते डिवाइडेड बाय फीडबैक रेजिस्टर कर देते। ओके, तो VA मतलब क्या है हमारा, VE नहीं, भी इनपुट है वो है, तो इस वजह से वैसे लिख लिया है हमने। गेन क्या आता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट आ रहा है। और यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे हमारा जो भी रेजिस्टर का फॉर्मूला होता है गेन का, वो चेंज है 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय RN आ जाता है। ओके, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। अगर हमारा गेन का फॉर्मूला निगेटिव आता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ पे फेज शिफ्ट होती है, हमारी वेवफॉर्म उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, तो फेज कोई शिफ्ट नहीं होगी, हमारी वेवफॉर्म उल्टी नहीं होगी, अपोजिट नहीं होगी। ओप एम्प का इतना ही था आपके सिलेबस में, तो इस वजह से मैंने इतना ही लिया है। आज के लिए बस इतना ही, हम आगे के वीडियोस में आने वाले पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, और उस जो भी हमारा न्यूमेरिक पार्ट है वो बाद में देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।